नमस्कार। शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, राष्ट्रपति जी ने देश में आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। 26 जून 1975 की सुबह जब देश की जनता ने इंदिरा गांधी की आवाज में ऑल इंडिया रेडियो पर यह संदेश सुना तो पूरा देश सन्न रह गया, क्योंकि यह संदेश देश में आपातकाल की घोषणा थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आज इसकी चर्चा क्यों। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने देश भर में 25 व 26 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 25 जून को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम लोगों ने इस पर ट्वीट भी किया था। दरअसल आपातकाल एक ऐसा काला अध्याय है जो कुर्सी के लिए देश पर थोपा गया था। निस्संदेह आपके मन में भी सवाल आता होगा कि आखिर इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगाया? ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी जो आपातकाल लगाना पड़ा? आपातकाल के आगे पीछे की कहानी क्या है? संविधान में आपातकाल को लेकर क्या व्यवस्था है, क्या निर्देश है, क्या व्याख्या है? दोस्तों, अगर आपातकाल को समझना है तो साल 1971 से चर्चा की शुरुआत किए बिना आपातकाल की पूरी कहानी ठीक से नहीं समझी जा सकती। तब भारत में कोई सबसे ताकतवर नेता था, उस नेता का नाम था इंदिरा गांधी। हाल ही में भारतीय सेना ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करके एक नया देश बनाया था, उसका श्रेय इंदिरा गांधी को दिया गया। हालांकि इस दौरान इंदिरा गांधी के कुछ फैसले जो थे देश और सेना के प्रति उनकी उदासीनता भी दर्शाते हैं। फिर भी उनके इस फैसले की चर्चा देश, दुनिया, यहाँ तक कि वाशिंगटन की सड़कों तक थी। भारत में जनता उन्हें किसी महान नायिका के रूप में देखने लगी थी। 1971 के युद्ध के बाद देश में आम चुनाव हुए। जनता ने इंदिरा गांधी पर खूब प्यार बरसाया। उन्हें 352 सीट मिली। विपक्ष का सुपड़ा साफ। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी और जीती थी। लेकिन ये जो घटनाक्रम था उस कहानी की शुरुआत मात्र थी, जिसके कारण 25 व 26 जून 1975 के बाद देश के बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे थे। दरअसल इतिहास बड़ा दिलचस्प विषय होता है। एक सवाल को खोजने जाओ तो कई सवालों के जवाब ढूंढने पड़ जाते हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। अब जैसा कि 1971 के युद्ध के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करना बेशक अच्छा फैसला था, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले थे। हजारों लाखों शरणार्थी, युद्ध के बाद बढ़ती महंगाई देश के विकास को रोक रही थी। गरीबी हटाओ का नारा जो था अब बस नारा बनकर ही रह गया था। देश के कई क्षेत्रों में जनता मूलभूत सुविधा के लिए मोहताज थी। जैसा कि कहा जाता है कि आप भले ही दुनिया के हजारों युद्ध जीत लें, लेकिन अगर देश के अंदर जनता ही संतुष्ट न हो तो सब कुछ व्यर्थ माना जाएगा। और कुछ ऐसी ही स्थिति तब भारत की थी। देश में जगह जगह विरोध की आवाजें उठ रही थी, लेकिन गुजरात और बिहार में जो हुआ उसने सरकार की नींव हिला दी। क्योंकि जब छात्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दे तो परिणाम दूरगामी होते ही। गुजरात में कांग्रेस की तब सरकार थी, मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल। भ्रष्टाचार इस कदर फैला था कि चिमन भाई पटेल को गुजरात के लोग चिमन चोर कहने लगे थे। दिसंबर 1973 में एक घटना हुई जब मोरबी इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्रों ने अपने भोजन के बिलों में हुई वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, और यह विरोध प्रदर्शन, यह असंतोष जो था सार्वजनिक आक्रोश में बदल गया।
इन विरोधों को जल्द ही बहुत समर्थन, व्यापक समर्थन मिला और सरकार के खिलाफ एक राज्यव्यापी जन आंदोलन शुरू हो गया। छात्रों ने गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन के नाम से बहुत लोगों को जोड़ा। इसका असर ये हुआ कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। इसके आगे गुजरात से उठी विरोध की आग जो थी वो बिहार तक जा पहुंची। बिहार में जिस व्यक्ति ने मोर्चा संभाला था उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। ये कोई आम व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। जाहिर सी बात है, आंदोलन की ABCD वो इंदिरा गांधी से बेहतर जानते थे। उनके नेतृत्व में विपक्ष के नेता और छात्र एकजुट हुए। उन्होंने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जिसका उद्देश्य आंतरिक युद्ध नहीं बल्कि इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकना था। लेकिन अक्सर होता ऐसा है कि किसी लोकप्रिय नेता के खिलाफ कुछ कहो तो सरकारें उसे देश विरोधी मान लेती हैं, देश विरोधी घोषित कर देती हैं और यहाँ भी यही हुआ। JP मूवमेंट में दिया गया संपूर्ण क्रांति का जो नारा था उसे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा बता दिया गया तब। अब बिहार, गुजरात में जो हो रहा था उसने सरकार की नींव तो हिला ही दी थी, लेकिन दूसरी तरफ एक और घटना क्रम जारी था, एक और घटना बाकी थी जो आपातकाल से जुड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। सड़क पर लड़ाई तो जारी थी, लेकिन उधर कोर्ट में भी इंदिरा गांधी को चुनौती मिल रही थी। अब जो चुनौती कोर्ट में मिल रही थी उसे समझने के लिए हमें एक बार फिर 1971 में लौटना होगा। दरअसल दोस्तों, इंदिरा गांधी जिस रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव जीती थी, उन्होंने लगभग 1 लाख वोटों से सोशलिस्ट नेता राजनारायण को हराया था। राजनारायण अपनी हार के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को उन्होंने चुनौती दे रखा था। अब जब सड़क से इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती मिलने लगी तो राजनारायण ने भी मोर्चा खोल दिया। अदालत में इंदिरा गांधी पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा उस मामले की सुनवाई कर रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान इंदिरा गांधी को खुद कोर्ट में पेश होना पड़ा था। यह पहली बार था जब कोई प्रधानमंत्री कोर्ट में पेश हुआ था। दूसरी तरफ जस्टिस सिन्हा को इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए प्रलोभन भी मिल रहे थे, लेकिन हर कोई तो बेकाबू नहीं होता है। उन्होंने दलीलों को सुना और 12 जून 1975 को फैसला सुनाया। ये फैसला ऐतिहासिक था। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया और 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को किसी भी संवैधानिक पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया। साथ ही राजनारायण को निर्वाचित घोषित कर दिया। सरकार पर संकट के बादल छा गए। इंदिरा गांधी के पास प्रधानमंत्री छोड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो फैसला दे दिया था। अगले 6 साल तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकती थी। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा भी जाने का रास्ता नहीं बचा था। हालांकि अदालत ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत देते हुए नई व्यवस्था यानी कि नया प्रधानमंत्री बनाने के लिए 3 हफ्तों का वक्त दे दिया था। तब का जो दौर था, देश में इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का माहौल था और ऐसे माहौल में इंदिरा गांधी के होते किसी और को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता है, कोई कांग्रेसी यह बात सोच भी नहीं सकता था। और अगर सोच भी रहा होगा तो उसकी हिम्मत नहीं थी कहने की इंदिरा गांधी की जगह फलां आदमी को बना दिया जाए या फलां आदमी योग्य है। साथ ही इंदिरा गांधी अपनी पूरी पार्टी में किसी पर विश्वास भी नहीं करती थी। अब इस समस्या को हल करने के लिए संवैधानिक विकल्प तलाशे जाने की बारी थी।
तब उस वक्त इस समस्या पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे डी.के. बरुआ। उन्होंने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि अंतिम फैसला आने तक वे कांग्रेस अध्यक्ष बन जाए और उन्हें प्रधानमंत्री का पद सौंप दें। बताया जाता है कि इस पर इंदिरा गांधी लगभग सहमत थी। विचार विमर्श चल रहा था, लेकिन उसी समय वहां संजय गांधी आए। संजय गांधी अपनी मां को कमरे से बाहर ले गए और सलाह दिया कि वे इस्तीफा न दें। उन्होंने इंदिरा गांधी को समझाया कि यदि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद किसी और को दिया तो फिर वह व्यक्ति इसे नहीं छोड़ेगा और आपके द्वारा पार्टी में बनाई गई पकड़ खत्म हो जाएगी। इंदिरा गांधी अपने बेटे के तर्कों से सहमत हो गई और फिर इंदिरा गांधी ने तय किया कि वे इस्तीफा नहीं देंगी। इसके बजाय वे जो 3 हफ्तों की मोहलत मिली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसका फायदा उठाते हुए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अब बारी थी सुप्रीम कोर्ट की। इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस B.R. कृष्ण अय्यर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इंदिरा गांधी के वकीलों ने बताया कि देश की स्थिरता के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाना जरूरी है। जस्टिस अय्यर ने दलीलों को सुना और 24 जून को अपना फैसला सुनाया। जस्टिस अय्यर ने जो फैसला सुनाया, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर तो रह सकती है, लेकिन संसद में वोट नहीं दे सकती हैं और सांसद के रूप में मिलने वाले जो वेतन और भत्ते थे उसकी भी हकदार नहीं होंगी। यानी कि इस फैसले में भी इंदिरा गांधी के लिए बहुत कुछ नहीं था। अब आगे 1-2 दिन बाद इस फैसले पर पार्टी, कैबिनेट, इंदिरा गांधी के कुछ खास लोग विचार विमर्श करते। उससे पहले और सुप्रीम कोर्ट के 24 जून के फैसले के अगले दिन यानी कि 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली थी। रैली हुई, विशाल रैली हुई। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया और रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता का एक अंश, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, का नारा बुलंद किया। बस इसके बाद इंदिरा गांधी को लगा कि कुर्सी बचानी है, सत्ता बचानी है तो तत्काल कुछ करना होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में जन आक्रोश बढ़ रहा था। इसमें छात्र और संपूर्ण विपक्ष एकजुट था। कोर्ट के आदेश ने इंदिरा गांधी की हालत को और पंगु बना दिया था। इंदिरा गांधी संसद में वोट नहीं डाल सकती थी और उनको पार्टी के किसी नेता पर भरोसा भी नहीं था जिसे वो प्रधानमंत्री बनाए। इसके अलावा इंदिरा गांधी को लगा कि जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर सेना तख्ता पलट कर सकती है। इन सारी आशंकाओं के बीच फिर क्या था, 25 जून की रैली खत्म हुई, शाम हो चली थी और इंदिरा गांधी ने निर्णय ले लिया कि देश को अब वह आपातकाल लगाकर चलाएगा। 25 जून शाम को आनन फानन में तत्काल आपातकाल के आदेश का पेपर तैयार कराया गया, टाइप कराया गया। देर रात यानी 25-26 जून की दरमियानी रात आपातकाल के आदेश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से जबरदस्ती दस्तखत करवाया गया और देश में आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह यानी 26 जून 1975 की सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर प्रारंभिक मधुर संगीत की जो धुन थी वह बजी। धुन बजने के बाद संगीत की धुन जब रुकी तो इंदिरा गांधी के आवाज में घोषणा हुई, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। देश ने 26 जून 1975 की सुबह यह संदेश सुना
लोग सन्न थे। इधर इस घोषणा से पहले रात भर दिल्ली में आने वाली सुबह यानी अगली सुबह और उसके आगे की तैयारी चलती रही। इंदिरा गांधी, संजय गांधी और उनके कुछ खास लोग रात भर जगते रहे। रामलीला मैदान में 25 जून को जो जयप्रकाश नारायण जी की जो रैली हुई थी, उसकी खबर पूरे देश में न फैल सके, इसके लिए दिल्ली के जो बहादुर शाह जफर मार्ग पर अखबारों के दफ्तर थे, उसकी बिजली रात को ही काट दी गई। रात को ही इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर.के. धवन के कमरे में बैठकर संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बनाते रहे जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। दोस्तों, इंदिरा गांधी की जो कैबिनेट थी, कैबिनेट तक को प्रधानमंत्री के ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में जाने से सिर्फ कुछ वक्त पहले आपातकाल लगाए जाने की सूचना दी गई। 26 जून की सुबह होते ही कांग्रेस पार्टी का विरोध करने वाले सैकड़ों हजारों राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियन वादियों को जेल में डाला जाने लगा। देश भर की जो जेलें थी राजनीतिक बंदियों से भर दी गई। जो विरोध की आवाज उठाता उसका जेल जाना तय था। जनता के मौलिक अधिकार रद्द कर दिए गए थे। सरकार को असीमित अधिकार मिल गए थे। सरकार जो चाहे कर सकती थी। इंदिरा गांधी, उनके पुत्र संजय गांधी और उनके कुछ 3-4 खास दोस्त सब कुछ नियंत्रित कर रहे थे। प्रेस को सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी छापने का अधिकार नहीं था। जो छापता अगले दिन जेल में होता। देश के किसी भी कोने में जो भी विरोध की आवाज उठी, कुछ ही दिनों में सब जेल के अंदर थे। विरोधियों को जेल में डालने के कुछ दिन बाद जनता को सांत्वना देने के लिए 5 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई। इसी में नसबंदी कार्यक्रम भी था, जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर नसबंदी की जाने लगी। कहा जाता है कि बहुत जगह तो सेना गांव को चारों तरफ से घेर लेती थी और पुरुषों को पकड़ पकड़ नसबंदी की जाती थी। दोस्तों, तब नसबंदी को लेकर कांग्रेस द्वारा जो नीति अपनाई गई, वह हिंदू विरोधी मानसिकता को स्पष्ट दर्शाती है। क्योंकि खास तौर से नसबंदी के लिए हिंदुओं के गांव और हिंदुओं को टारगेट किया जाता था। एक आंकड़े के मुताबिक उस समय जितने लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की गई, उसमें 99% से अधिक हिंदुओं की नसबंदी की गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर कांग्रेस का नसबंदी कार्यक्रम हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र था। इसके अलावा विरोधियों को जेल में यातना देने की तो हजारों कहानियां हैं। बहुत नेता जेल में मर गए, बहुत सारे बीमार होकर निकले और बाद में मर गए। भारत की जेलें राजनेताओं का जमघट बन गए थे। उसी दौरान नीतीश, लालू, सुशील मोदी जैसी नई पौध जेल में राजनीति की ABCD सीख रहे थे। दोस्तों, समय बीतता रहा। यातना, जेल, लाठीचार्ज, इन सब के बाद भी देश में भारी जन आक्रोश रहा। अंततः जन आक्रोश से परेशान इंदिरा गांधी को आखिरकार जनवरी 1977 में एकाएक आम चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। मार्च 1977 में चुनाव हुए। देश में नई लोकतांत्रिक सरकार बनी और 21 महीने बाद 21 मार्च 1977 को लोकतंत्र पर लगा आपातकाल का यह ग्रहण समाप्त हुआ। आपातकाल के दौरान यातना भुगतने वाले जब बाहर आए जेल से, तो आप बीती बताते हुए रो पड़ते थे। दोस्तों, आपातकाल निसंदेह लोकतंत्र का काला अध्याय है, क्योंकि आपातकाल कुर्सी की सुरक्षा के लिए लगाया गया था, देश की सुरक्षा के लिए नहीं। भारतीय संविधान में कुछ विशेष परिस्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था है, लेकिन उसकी
परिस्थितियां होती हैं, जिसमें पहला है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था। यह तब लगाया जा सकता है जब बाहरी या भीतरी आक्रमण से देश की सुरक्षा को खतरा हो, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन 1975 में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य स्तरीय आपातकाल की व्यवस्था है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, जो समय समय पर किसी राज्य में विशेष परिस्थितियों में लागू किया जाता है। कभी कभी देशव्यापी राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाता रहा है। और तीसरा है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, जिसे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। देश अगर भारी आर्थिक संकट में फंस जाए तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था, उस समय ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी। वैसे आपको बता दूं, अभी तक अनुच्छेद 360 का इस्तेमाल, जिसे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं, आज तक कभी नहीं हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि वैसी नौबत नहीं आई जो इसका प्रयोग करना पड़े। इसे हम अपनी एक बड़ी उपलब्धि भी कह सकते हैं। दोस्तों, इधर आप देख रहे होंगे, देखते होंगे कि जब से कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथ में आई है, राहुल गांधी सोते जागते संविधान संविधान, लोकतंत्र लोकतंत्र, यही बातें करते रहते हैं। चाहे मंच पर जाएं, सभाओं में जाएं, मीडिया के सामने जाएं, माइक पर जाएं, पत्रकार कोई सवाल पूछें, हम संविधान बचा रहे हैं, हम लोकतंत्र बचा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अपनी सभाओं का नामकरण तक संविधान बचाओ सभा लिखवाते हैं। क्या आपके हिसाब से राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके चाटुकारों को, उनके सहयोगियों को संविधान लोकतंत्र की बात करने का हक है? सही मायने में कहा जाए तो किसी भी कांग्रेसी को संविधान लोकतंत्र की बात करने से पहले अपने मुंह पर स्याही पोत लेनी चाहिए, ताकि लोग समझे कि यह कांग्रेसी तो है, लेकिन आपातकाल और गांधी परिवार का चप्पल चाटने वाला नहीं है। क्योंकि देश पर आपातकाल उस गांधी परिवार की कुर्सी बचाने के लिए लगाया गया था। चलते चलते दोस्तों, निवेदन है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, तो निवेदन है इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।